गुड इवनिंग एवरीवन। साउंड गायब है। लेट मी चेक। ठीक है, साउंड आ रहा होगा। हाँ जी। अरे डर गया काय के लिए। गुड इवनिंग। अब बताइए, अब साउंड आया कि नहीं आया? हाँ, न्यू तो सही कह रहे हैं। आफ्टर क्लास प्लीज लाइक एंड कमेंट। कमेंट तो आप कर ही रहे, शेयर दिस चैनल प्लीज। अभी भी साउंड का दिक्कत है क्या? गुड इवनिंग। साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तो साउंड आ रहा है। ऑल राइट। हाँ, चलिए। तो बेसिकली अपन करंट अफेयर्स आज फिर से लेकर आए हैं। क्या हो गया जी? तो अभी हम जुलाई का ही करेंगे। देखिए, अभी तो हमारे पास टाइम है, क्योंकि अगस्त का मान के चलिए एक हफ्ता। जैसे कई लोग अगस्त का करंट अफेयर्स मान रहे हैं, तो अचानक से नहीं बन जाता है। तो अब अगस्त कंप्लीट हुआ है, उसको कंपाइल वगैरह किया जाएगा। तो ये मान के चलिए अभी सितंबर का फर्स्ट वीक निकल रहा है, तो कुछ दिनों में अगस्त का भी करंट अफेयर्स हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जुलाई का जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसी तरह से अगस्त पे जाएंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अगस्त का भी करके जाएंगे अपन, सितंबर का भी करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम कब देना है आपको? अक्टूबर में देना है। ऑल राइट। और राइट, तो देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। हु हैज वॉन द विमेन्स सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन 2021? विमेन्स सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2021 किसने जीता? देखिए, विंबलडन से सवाल अभी आपका यूडीसी में पूछा था। ठीक है, विंबलडन टाइटल से क्वेश्चन आया था यूडीसी में। तो विंबलडन के जितने क्वेश्चन मेरे को दिखे मैंने उठा लिए। तो हु हैज वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन 2021? करेक्ट आंसर बताइए। काकर जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत दिनों बाद क्यों? अपनी ये वाली क्लास फ्राइडे को हुई थी, सैटरडे को नहीं ले पाए थे। कुछ और जगह मसरूफियात हो गई थी मेरी, तो सैटरडे का ऑफ था। संडे तो ऑफ रहता है। हाँ, 2 दिन का गैप हो गया इधर। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ पेपर्स डिस्कशन भी लेके आऊंगा। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन भर भर के लगाने हैं। जहां से भी क्वेश्चन मिले लगा डालने हैं। पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर करेंगे, एलडीसी के भी करेंगे। अभी एलडीसी क्लोज है, तो पहले एलडीसी वाले कर लेंगे अपन। और राइट। कैरोलिना। भैया कैरोलिना नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज एशली बार्टी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एशली बार्टी। अब आपको बताना एशली बार्टी किस कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, एशली बार्टी किस कंट्री से बिलोंग करती है, जल्दी से बताइए। एशली बार्टी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं?
अच्छा काकर अब बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आए, कोई बात नहीं। वेलकम बैक काकर। बहुत बेहतरीन। ऑस्ट्रेलिया। एशली बार्टी कहां से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए इस तरह के भी घुमा के वो पूछ सकता है, कोई प्लेयर का नाम दे देगा, पूछ लेगा कहां से वो बिलोंग करती है। और अब तो कोई हद रही नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सारी हदें पार हो चुकी है, मामला बिल्कुल पीक पर चल रहा है। अच्छा ये विंबलडन जो टाइटल है, ये विंबलडन गेम्स कहां पर ऑर्गेनाइज हुए थे, किस कंट्री में हुए थे विंबलडन गेम्स, किस कंट्री में होते हैं? यस शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैं पूछ रहा हूँ विंबलडन जो सिंगल टाइटल गेम है ये किस कंट्री में होते हैं? ऑलराइट, इनका कंट्री कौन सा है? यूके। यूके में होते हैं। बढ़िया। फिर देखिए ये जो स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी है ना, इसको अच्छे से देखा करिए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल होते हैं आने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो आंसर हो गया। नेम द पर्सन हु हैज फिनिश्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कवरिंग 18 passes ऑफ द हिमालयस। तो जो अपना हिमालयन रीजन है उनके 18 passes को कवर करते हुए दुनिया के पहले पर्सन कौन है जो ये मोटरसाइकिल पे 18 passes को ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। किसी को जुम सवार हुई, सोलो ट्रिप पे निकलना था, निकले और 18 passes हिमालयाज के सोलो ट्रिप पर उन्होंने निपटा दिए मोटरसाइकिल से। तो कौन वो पर्सन थे? नेम द पर्सन। मामला बिल्कुल रैबिट तक आ गया है। कुछ भी आ सकता है। सबसे ज्यादा अफसोस तो लोगों को हो रहा है जिनके घर में रैबिट थे, कि घर में था फिर भी नहीं जान पाए कि ये एसआई का क्वेश्चन है और गलत भी कर गया है। रोशनी शर्मा। और लोग बताइए भैया, पार्टिसिपेट करिए, कमेंट कम आ रहे हैं भैया। करेक्ट आंसर इज कंचन, कंचन उगुसांडी, ठीक है। नेम द पर्सन हु हैज फिनिश्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कवरिंग 18 passes of the Himalaya। तो करेक्ट आंसर इज कंचन उगुसांडी। शी हैज फिनिश्ड द वर्ल्ड फर्स्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, सोलो ट्रिप करी थी, ठीक है। कंचन उगुसांडी नाम याद रखिएगा, पूरा नाम याद ना रखे तो कंचन याद रखिएगा, ठीक है। कंचन, कंचन नाम मैच कर रहा है ना पहाड़ से, कंचनजंगा से मैच कर रहा है ना कंचन नाम, तो थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सर ये क्रिप्टोगैमिक गार्डन क्या होता है सर? अभी हम इसकी भी बात करेंगे। अगर इसको आंसर पता है आपको तो बताइए, अगर आप तुक्का लगाने में यकीन रखते तो तुक्का लगाइए, बताइए। में तुक्का, बहुत से लोगों को ऐसा ही दिन डेबिट खा गया। देखिए हाँ, मजाक के तौर पे हम ये ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तो हमें पता ही है ना, 100% क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए आते ही नहीं है, कुछ परसेंट क्वेश्चन बने ही ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं एग्जाम में। तो उस तरह के क्वेश्चंस को लेकर परेशान नहीं होना होता है, वो तो मान के चलिए छोड़ने के लिए आया था। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है। हाँ अब हम बात करते हैं क्रिप्टोगैमिक गार्डन्स के बारे में। तो ये क्रिप्टोगैम्स होते क्या है? बेसिकली जो प्लांट किंगडम होता है, जैसे जो हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें एनिमल किंगडम होता है, प्लांट किंगडम होता है। तो जो प्लांट किंगडम होता है उसको हम दो सब किंगडम्स में बांटते हैं, एक तो होता है क्रिप्टोगैम्स, एक होता है फानेरोगैम्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, सीडलेस प्लांट्स। तो सीडलेस प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और जिनमें सीड्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? फानेरोगैम्स, ठीक है। फानेरोगैम्स कौन होते हैं? जिनमें सीड्स होते हैं। जिनमें सीड्स नहीं होते हैं वो कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। फानेरोगैम्स बेसिकली फर्दर डिवाइड हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म।
और क्रिप्टोगेम्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, लीचेस हो गए, फॉर्म्स हो गए, फंगाई हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये क्रिप्टोगेम्स के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सीड नहीं होते। तो जितने भी सीडलेस प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अब एक बार क्वेश्चन फिर देखिए, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन was inaugurated in which of the following states? So correct answer is उत्तराखंड। देखिए करंट अफेयर्स में एक्चुअल प्रॉब्लम यही होती है कि कोई एक ऐसा टर्म आ जाता है जो हम नहीं समझ पाते, और उस टर्म को ना समझने की वजह से अगर हम उस क्वेश्चन को याद करना चाहें तो बहुत तकलीफ होता है। तो इसीलिए कोशिश करिए, अगर आप करंट अफेयर खुद से भी पढ़े, ठीक है, खुद से भी पढ़े तो हर बार, जैसे ये मैं एक बेसिक टेक्निक बता रहा हूं, कुछ भी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे ये गार्डन है, जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये आपके लिए तब आसान हो जाता है जब आप मतलब जान जाते हैं क्रिप्टोगेमिक गार्डन का। या आप मान लीजिए कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस आर्टिकल में होता क्या है, जनरली हमारी इंग्लिश इतनी सही होती है सबकी, हम चीजें समझ लेते हैं, लेकिन पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, अब यहां पर कोई एक ऐसा वर्ड आ जाएगा जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है, तो हम उसको अवॉइड करके फिर आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये जो वर्ड है ना जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, ये आपके लिए ब्लॉक बन जाएगा। अब आप जो भी आगे पढ़ेंगे ना उसकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अब आपको समझ में चीजें कंपैरेटिवली कम आएंगी। फिर कोई और वर्ड आ गया जो आपको नहीं आता है तो फिर अब और कम समझ में आएगा, फिर करते करते नीचे आते आते आपको लास्ट में लगेगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो जब भी आप खुद से कोई चीज पढ़े तो आइडेंटिफाई करिए ऐसे वर्ड्स को जिनके आपको मीनिंग ना पता हो। अगर आप उनको पता कर लेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, प्लस आप उस सब्जेक्ट को रिटेन भी कर पाएंगे। जैसे ये बहुत खूबसूरत एग्जांपल था कि जनरली हमें क्रिप्टोगेमिक गार्डन नहीं पता होते, बट एक बार क्रिप्टोगेमिक गार्डन जान गए तो उसके बाद अब आप इस सवाल को आसानी से याद रख सकते हैं। ये फायदा होता है करंट अफेयर्स को एनालाइज करने का, ये फायदा होता है करंट, ये तरीका होता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। ये नहीं कि क्रिप्टोगेमिक गार्डन उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड, ऐसे नहीं पढ़ना होता। समझ के पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे और अपने आप को फिर आप एंजॉय भी करा सकते हैं इन सब चीजों में, वरना मजा नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following has won the Wimbledon Junior Men's title? Wimbledon Junior Men's title किसने जीता है? बताइए, विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल किसने जीता है? डी उबैदुल्ला, शिल्पा, कैरन जीरोजन, विबॉय फोपेस, समीर बनर्जी। और लोग बताइए। वैसे मेजोरिटी तो जा रही है समीर बनर्जी के साथ। और लोग बताइए। चलिए देखते हैं। बहुत बड़ी मेजोरिटी विद दी, द मेजोरिटी सही साबित हुई। करेक्ट आंसर इज दी, समीर बनर्जी। Who among the following has won the Wimbledon Junior Men's title? समीर बनर्जी। कौन सा टाइटल जीता है? जूनियर मेंस टाइटल। अच्छा, ये पता है एक मैं भी कोशिश करूंगा अगली बार से, बट आप भी अपनी तरफ से ये ट्राई कर सकते हैं। क्या ट्राई कर सकते हैं? जैसे स्पोर्ट्स में किस पर्सन ने क्या जीता, किस पर्सन ने क्या अवार्ड जीता, तो आप उस पर्सन की एक बार फोटो देख लीजिए, तो वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक डिटेल रह पाएगी दिमाग में। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई, जैसे यही आ गया विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल किसने जीता? समीर बनर्जी में। तो नाम बहुत टाइम तक याद नहीं रह पाते, चेहरे याद रह जाते हैं और चेहरे से लिंक करके नाम याद हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए, फोटो देख लीजिए एक बार समीर बनर्जी का, फोटो देख लेंगे, अभी नहीं, अब क्लास के बाद देख लेना आराम से, अभी नहीं देखना है। तो उसका अगर समीर बनर्जी का फोटो देख लेंगे तो थोड़ा सा रिटेन करने में आसानी रहेगी, थोड़ा सा अपनापन सा लगेगा कि अपना ही भाई है। और दूसरी चीज ये
कि इसका रिवीजन बहुत रेगुलर करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, बस इसका ध्यान रखिए। रिवीजन आज जो भी पढ़े कल रिवाइज कर लीजिए, एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लीजिए, 15 डेज बाद, 1 मंथ बाद, इतनी 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे ना, ये सब आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। क्योंकि इतना एंश्योर कर लेना है कि जो सवाल आप लगा के जाए ना, वो सवाल अगर आ जाता है तो वो नहीं छूटना चाहिए, इतनी आप अपने आप को एंश्योर कर लीजिए, फिर गारंटीड आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि सबसे टफ पार्ट रिवीजन ही होता है, वो मेजॉरिटी मिस वही पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन हैज सिक्योर्ड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर द ब्रांड नेम खादी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भूटान, यूएई एंड मैक्सिको। बताइए, या फिर ऑल ऑफ दिस? हाँ, वो समीर बनर्जी इंडियन अमेरिकन है एक्चुअली, वो अभी उसके पास सिटीजनशिप किसकी है? अमेरिका की है। बस रिश्तेदारी नहीं ढूंढनी है कि ममता बनर्जी का भाई है कि किसका है। बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ दिस। हाँ जी भैया, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। अभी जो खादी विलेज क्या है? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन लेटेस्ट, इन्होंने सबसे अभी लेटेस्ट कहां पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया है, ऑब्टेन करा? भूटान से 9 जुलाई को। इससे पहले यूएई से मिला था, पहली गल्फ कंट्री है। ऐसे भी पूछ सकता है कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन केवीआईसी ने कौन सी गल्फ कंट्री है जिससे सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पाया है? वो यूएई है, ठीक है। अच्छा, एक बार ये समझ लीजिए कि ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब है, जैसे खादी है, खादी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, तो खादी एक ब्रांड बन गया है इंडिया का। अब हो सकता है कोई पड़ोस की कंट्री हो या कोई और कंट्री, वो भी अपने यहाँ खादी प्रमोट कर रहे, वो भी खादी बेचना चाहता हो। तो जैसे कि हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लिया है भूटान में, तो भूटान में अगर कोई भी चीज खादी के नाम से प्रमोट होगी ना, तो वो केवीआईसी की ही होगी, इसी कमीशन की होगी, अदरवाइज और किसी की नहीं हो सकती। अगर मान लो कि कल बांग्लादेश आके वहां पर खादी बेचना चाहे, तो बांग्लादेश नहीं बेच सकता, उनको कुछ और नाम देना पड़ेगा। हमने अपना ब्रांड नेम सिक्योर कर लिया, ये फायदा होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। तो वो हमने कहां कहां करा लिया? सबसे लेटेस्ट हुआ भूटान में, उससे कुछ टाइम पहले हमने यूएई में कराया था, और उससे कुछ टाइम पहले मैक्सिको में भी करा चुके हैं, ठीक है। और अभी तो फिलहाल ये 3 कंट्रीज हुई हैं, जैसे कौन कौन सी? भूटान, फिर यूएई, और तीसरी कहां है? मैक्सिको। मैक्सिको में दिसंबर 2020 में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इससे पहले हम और भी जगह करा चुके हैं, जैसे जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना एंड यूयू, यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। ये 6 कंट्रीज हो गई, प्लस 3 कंट्रीज कौन सी हो गई? अभी रिसेंटली वाली। तो ओवरऑल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन केवीआईसी का कितनी कंट्रीज में है? 9 कंट्रीज में, ठीक है। अब एक सवाल बहुत बेसिक सा है, जो अगर आपको आना चाहिए, मतलब जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये केवीआईसी क्या है। केवीआईसी के बारे में पढ़ते हैं। केवीआईसी एक कमीशन है, बेसिकली उसका काम यही है कि खादी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, विलेज की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना और खादी को प्रमोट करना, ये इसका काम है। एक सवाल ये आपको याद रखना पड़ेगा कि केवीआईसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। केवीआईसी किस मंत्रालय के अंडर आता है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। किसके अंडर आता है? एमएसएमई के अंडर आता है केवीआईसी। तो यहां से हम लोगों ने काफी चीजें देखी, ये देखा कि ये 9 कंट्रीज हैं, टोटल 9 कंट्रीज है जिनके पास केवीआईसी ने ऑब्टेन कर रखा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। फिर हमने देखा केवीआईसी किसके अंडर आता है? एमएसएमई के अंडर आता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which Indian naval ship participated in military exercise with the frontline frigate of the Italian Navy in the Tyrrhenian Sea? अब ये क्वेश्चन आपके लिए और
रिटेन करने वाला हो जाएगा और आपको ये याद करने में मदद मिलेगा अगर आपको लोकेशन का आइडिया हो कि टिरेनियन सी कहाँ है। तो टिरेनियन सी की भी हम लोकेशन देखेंगे, प्लस ये लोकेशन जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपका जो वो होता है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन जिसमें हमें सीज वगैरह लेक्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, तो वो भी आपका एक पोर्शन निपट जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ करेंट अफेयर जरूर पढ़ो आप, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो इंडियन नेवल शिप, कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट करा था इटालियन नेवी के फ्रिगेट के साथ? फ्रिगेट मतलब उनका जो फाइटर जहाज है। करेक्ट आंसर बताइए। आईएनएस तलवार? नहीं जी, आईएनएस तवार। करेक्ट आंसर इज आईएनएस तवार, करेक्ट आंसर। अब एक चीज हमें क्या जानना था कि चलो इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस तवार गया था इटालियन नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था। अब एक सवाल ये जानना पड़ेगा टिरेनियन सी कहां पर है, तो टिरेनियन सी की बात करते हैं। बेसिकली ये इटली है, तो इटली के दोनों साइड में सी मिलेगा आपको, एक साइड में एड्रियाटिक सी है और नीचे साइड में क्या मिलेगा, टिरेनियन सी है, और एक छोटा सा सिसिली आइलैंड भी है। ठीक है, ये भी किसको बिलोंग करता है, इटली को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिसिली आइलैंड किस कंट्री को बिलोंग करता है, ऐसे भी बहुत कभी कभी रैंडमली आ जाते हैं, इन्हीं को हम रैंडम क्वेश्चन कहते हैं। तो सिसिली आइलैंड किसको बिलोंग करता है, इटली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इटली के एक साइड में आपको क्या मिल रहा है, एड्रियाटिक सी, एक साइड में मिल रहा है टिरेनियन सी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये दुनिया में कहां एग्जिस्ट करते हैं, तो ये लीजिए, ये समझिए। तो ये वाला जो अपना पोर्शन है ना वर्ल्ड मैप में, ये अपना प्यारा भारत है, इसके वेस्ट में आइए, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इटली है, और इटली के जो नीचे ये वाला जो वाटर बॉडी है ये आपका टिरेनियन सी। ठीक है, आई होप टिरेनियन सी की लोकेशन क्लियर होगी। और इधर ही आपका मेडिटेरेनियन सी भी है, और ये जो छोटा सा सी है ये लिंगुरियन सी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये मेडिटेरेनियन सी का है। तो टिरेनियन सी किसके अंडर आता है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर आता है। लगा गॉडफादर याद आ गया आपको कोई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has won the Euro 2020 Golden Boot after finishing as a top scorer in the tournament? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। Who has won the Euro 2020 Golden Boot after finishing as a top scorer in the tournament? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पैट्रिक शेक, क्या नाम है जो भी हो, करीम बेंजेमा या रोमेलो लुकाकू? लो भाई, CR7, माय फेवरेट CR7। ये भी जीके का क्वेश्चन बन सकता है, CR7 किसको कहते हैं। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अपना CR7। ठीक है, चलिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये रोनाल्डो और मेसी के फैन आपस में लड़ते क्यों हैं। अरे भाई दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों को आप टेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, विल एस्टैब्लिश द बंगा बंधु चेयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज? Indian Council for Cultural Relations will establish the Banga Bandhu Chair at which of the following universities? DU, Delhi Universities; AMU, Aligarh Muslim University; BSU, Banaras Hindu University; JMI, Jamia Millia Islamia, my university. बताइए, DU, AMU, BSU, JMI। दिल्ली, अलीगढ़, बनारस या जामिया? मनवांसा जी कह रहे हैं अलीगढ़। बांगा बांधू चेयर, अच्छा बांगा बांधू किसे कहते थे, बांगा बांधू किसे कहते थे?
जो लोग आंसर अटेम्प्ट कर दें, जो लोग आंसर अटेम्प्ट कर दें वो क्या करेंगे, वो आपका हाँ ये बताएंगे कि बांगा बंधु किसे कहते हैं। ऑलराइट, फादर ऑफ बांग्लादेश है, मतलब किस पर्सन को कहा जाता है, ठीक है, किस पर्सन को कहा जाता है। अरे भाई यहाँ पर लड़ाई नहीं शुरू करनी है, ठीक है। बताइए किस पर्सनालिटी को कहा जाता है बांगा बंधु, फादर ऑफ बांग्लादेश। यूनिवर्सिटी का नाम अटेम्प्ट करिए, फिर आप बताइए किस पर्सनालिटी को हम बांगा बंधु कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, आईसीसीआर ने बंगा बंधु चेयर कहाँ स्टैब्लिश करी है, डीयू में। चेयर स्टैब्लिश करने का मतलब है कि बांग्लादेश से कोई एक फॉरेन पर्सनालिटी, या तो उनके यहाँ से कोई फॉरेन मतलब कोई विजिटिंग प्रोफेसर आएगा, या वहां से कोई एक एक्सपर्ट पर्सनालिटी आएगा, वो डीयू में आके लेक्चर देगा, ठीक है, डीयू से कोऑर्डिनेट करेगा, लेक्चर डिलीवर करेगा, अपने बारे में बताएगा। तो उसी को कहते हैं स्टैब्लिश करना बांगा बंधु चेयर। अभी रिसेंटली बांग्लादेश से रिलेटेड हमने काफी सारे इवेंट्स करे, क्यों, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप को 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, आजादी मिली थी बांग्लादेश को, नया कंट्री बना था। उसके बाद 2021, ठीक है, 50 इयर्स का सफर है ये बांग्लादेश के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं बांग्लादेश ने अपने 50 इयर्स इंडिपेंडेंस के कंप्लीट कर लिए इन 2021, और इंडिया के साथ रिलेशनशिप को भी उनको 50 इयर्स हो गए, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में सबसे बड़ा रोल इंडिया का था। तो बांगा बंधु हम किनको कहते हैं, बांगा बंधु हम कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, मुजीबुर रहमान जो उस टाइम लीडर थे इस पूरी मूवमेंट के, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। तो उनके लिए चेयर कहां बन रही है, डीयू में बन रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा आईसीसीआर के बारे में पढ़ लीजिए। ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने आईसीसीआर की वेबसाइट से ही उठाया है, ठीक है, ये आईसीसीआर की वेबसाइट है। देखिए आईसीसीआर की वेबसाइट बहुत हेल्पफुल होती है अगर आपको जैसे पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, इनके लिए आर्ट एंड कल्चर जैसी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर जैसी चीजें पढ़ने के लिए ये आईसीसीआर की वेबसाइट बहुत हेल्प करती है। इनके पास बहुत कंटेंट है, इंडिया में कितने फोक डांसेस है, कितनी तरह की आर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप कोई किताब ना भी पढ़ना चाहें, इनकी वेबसाइट से पढ़ के चले जाए तो भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते हैं पीसीएस यूपीएससी, उनमें बहुत पॉपुलर है आईसीसीआर की वेबसाइट। तो आईसीसीआर कब बना था, 1950 में बना था। किसने बनाया था, हमारे पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। बेसिकली काम क्या है, टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, वही आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंडर आएगा। ये बेसिक काम है आईसीसीआर का, ठीक है। तो फाउंडर कौन थे इसके, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और डॉक्टर विनय इसके प्रेसिडेंट है, श्री दिनेश के पटनायक इसके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। जॉन जेनो देखिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। अगर ऐसा कोई इररेलीवेंट अगली बार आपका आता है जो अपने कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर आप ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, ठीक है। तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। जो भी आपको गो बैक ये प्रोटेस्ट वाले जो भी ना रहे हैं ये बाद में लगाइएगा, अभी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। क्लास में रहे तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखें, अदरवाइज मुझे टाइम नहीं लगेगा ब्लॉक करने में। तो प्लीज अपना डेकोरम आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से क्लास का डेकोरम खराब। आई होप इतना काफी होगा बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप योर बॉडी, इज रिटन बाय हुम। ये वही जो एक बेसिक बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो बुक्स एंड ऑथर का ही एक टाइप है, एक क्वेश्चन है। द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप योर वर्ल्ड। किताब का पूरा नाम क्या है, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग रियलिटीज अल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप योर वर्ल्ड। किसने लिखी है ये किताब।
बताइए। आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, वो मैं देख लूंगा। उनको लास्ट वार्निंग थी, आइंदा से ऐसा कोई कमेंट होएगा तो हम डेफिनेटली ब्लॉक करेंगे। तो या किसी का भी आएगा, ठीक है। आप लोग भी उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लीजिए, आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। किसी के भी चक्कर में ये सब देखिए लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ऑफिसर बनाती है। आपको क्या लगता है जीएस मैथ्स प्रैक्टिस करके ही आप ऑफिसर बन जाते हैं? नहीं जी, अगर बन भी जाएंगे ना तो अच्छे ऑफिसर नहीं बनेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आप पढ़ाई करिए बिंदास। हाँ जी। किसने लिखी है बताइए। करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। ए एंड बी बोले तो शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायणन, ठीक है। तो डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण सिंह ने लिखी है। ये बेसिकली किताब डील किससे करती है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से डील करती है। जैसे आज के टाइम में इंफॉर्मेशन को जो प्रेजेंट किया जाता है, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करके बताते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे इस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह काफी एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया पे कई ऐसे चैनल्स होते हैं जो एक इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, जिससे आप एक पक्ष को सपोर्ट करेंगे, दूसरे के अगेंस्ट चले आएंगे। जैसे एक कोई न्यूज आई जिसमें ए और बी दोनों की गलती थी, लेकिन हो सकता है वो ए को फेवर करते हुए उस न्यूज को ऐसे मैनिपुलेट करें कि आपको लगे कि सारी गलती किसकी थी? बी की थी, या आपको लगने लगे कि सिर्फ ए की गलती थी। अगर आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन, तो वो कहलाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज के टाइम में दुनिया में ये बहुत कॉमन है। जस्ट लाइक व्हाट्सएप वगैरह, कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज देता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे इंपैक्ट करता है, इनडायरेक्टली निगेटिवली इंपैक्ट करता ही करता है। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारी दुनिया को भी बदल रहा है, पॉलिटिक्स को इस बहुत तेजी से बदल रहा है। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी? बताइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी? अशोक चक्रवर्ती, मनोज आहूजा, कृष्ण शर्मा, लक्ष्मण रानी। सही तुक्का गया। ये भी किताब है जो इमरजेंसी के दौरान लिखी गई थी, तो किन्होंने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज अशोक चक्रवर्ती, ठीक है। इंडियन ये इकोनॉमिस्ट हैं, अशोक चक्रवर्ती ने लिखी द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या स्ट्रगल हुए थे उस टाइम की कहानी है पूरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2, या आइस सैट 2, मतलब आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2, ये इसका पूरा नाम है। और शॉर्ट में क्या कहते हैं? आइस सैट 2। तो आइस सेट 2 किसकी सैटेलाइट है? आइस सेट 2 किस ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट है? नासा की है, जाक्सा की है, सीएनईएस की है, या रॉसकॉमोस की है? ठीक है, बताइए किसकी सैटेलाइट है? नासा की है। एक आंसर आया, बी में तुक्का लगा रहे हैं। अब देखो, दो चार अगर बी बोल दिए ना तो बाकी लाइन लग जाएगी फिर बी की। मतलब भीड़ के पीछे नहीं चलना, आपको भीड़ से अलग चलना है। आपको ऑफिसर जो होते हैं ना, वो ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करते हैं, ना कि उनके बीच में रहते हैं, ठीक है। तो आपको स्टैंड लेना आना चाहिए। कल पुलिस में आप भर्ती हो गए, वहां आपसे कहा जाएगा आपको एक टीम देते हैं, इस टीम को लेके जाओ और एक जगह इन्वेस्टिगेशन करके आओ।
तो वो टीम आपके अंडर काम करेगी, जो आप डिसीजन देंगे वही वो कहेगी। अब आप वहां ये तो नहीं कह सकते ना, हाँ भैया वोटिंग करते हैं, मेजोरिटी जो कहेगी उसी हिसाब से चलेंगे, तो आप वहां मेजोरिटी से नहीं चलेंगे, आपका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो वही सब चीजें अभी से प्रैक्टिस कीजिए। तुक्का लगाने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस कह रहा हूँ वो डिसीजन बस आपका खुद का होना चाहिए, तुक्का भी हो तो आपका खुद का। ठीक है। नासा द ग्रेट नहीं भैया, सीएनईएस नहीं है, करेक्ट आंसर इज नासा। आई सेट 2 किसकी सैटेलाइट है? नासा की सैटेलाइट है। बेसिकली ये सैटेलाइट करती क्या है, जो भी ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर्स में क्या होता है, आइस होता है, आइस शीट्स होती हैं, तो आइस शीट्स की थिकनेस को मेजर करती है ये, कि किस लोकेशन पे आइस की शीट कितना थिक है, कितना थिक है, कितना थिन है। तो आइस शीट की थिकनेस ग्लेशियर्स में मेजर करने का काम किसका है? आइस सेट 2 सैटेलाइट का। ठीक है, आइस सेट 2। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी बिल्ट इन दिस सिटी। देखिए क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डॉल्फिन वगैरह के रिलेटेड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बनना चाहिए आपसे। ठीक है, नासा इज द बेस्ट ऑल्सो। बताइए जी। हम्म, करेक्ट आंसर इज भैया पटना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज पटना। कोलकाता नहीं भैया, कोलकाता नहीं, पटना। हाँ जी बिल्कुल पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया एंड नेपाल हैव साइंड एन एमओयू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट? बताइए। ए भैया कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार? हरिद्वार नहीं है। हाँ, सबसे आगे तो ऑब्वियसली नासा है अभी तक तो। अंग्रेजी में सैटेलाइट का नाम दिख रहा है तो तुक्का नासा ही लगेगा, हिंदी में दिख रहा है तो इसरो लगेगा। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है तुक्का लगाने के। लोअर हाइड अरुण, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर लग रहा है? करेक्ट आंसर बताना। 320 मेगावाट नहीं, 320 नहीं है भैया, 320 नहीं है। सोच के बताइए आंसर। करेक्ट आंसर इज 679। हाँ, करेक्ट आंसर इज 679 मेगावाट। देखिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पावर ही पूछ ली, तो इस क्वेश्चन में तो हमने पावर कर लिया, बट आपको ये ज्यादा ध्यान रखना है कि इंडिया और नेपाल इनके बीच किस प्रोजेक्ट को लेके एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। एमओयू बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो याद रखना है, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पूरा नाम याद रहे ना रहे, ये याद रखना, अरुण। ठीक है, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है उसका? अरुण। तो पूरा ऐसे नाम नहीं याद रखना, देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, तो पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो क्या वर्ड मार्क करना है? अरुण वर्ड मार्क करना है। ठीक है, किसने साइन करा? इंडिया नेपाल। तो याद रखिएगा इंडिया और नेपाल ने किसको लेकर एग्रीमेंट साइन किया है? अरुण को लेकर साइन किया है। इस तरह से शॉर्ट में चीजें याद रखनी होती है। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026? वियतनाम, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। कौन होस्ट करेगा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026? लो में एक रिवर तो मुझे याद नहीं है, रिवर आप एक बार गूगल करो आप, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपको रिवर का नाम मिल ही जाएगा। थोड़ा आप लोग अपने तरफ से भी एक्सप्लोर करिए।
ऑब्वियसली इंडिया होगा, वरना और कई कंट्री में हो रहा होगा तो हम क्यों पढ़ाते हैं। ये भी एक तुक्का लगाते हैं लोग कि जरूर इंडिया में ही हो रहा होगा, किसी और कंट्री में हो रहा होगा तो हम क्यों पढ़ाते हैं। करेक्ट आंसर इज इंडिया। तो 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पर होगा? इंडिया में होगा। तो 2026 में आप लोग देख लेना आप लोग कहां पर होंगे डेफिनेटली। तब तक आप लोग एक बढ़िया से अधिकारी बन चुके होंगे और बिल्कुल शान और शौकत के साथ चैंपियनशिप देखने जाना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, मतलब सिर्फ इतना याद रखिए, एनटीसीपी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाने जा रही है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहां पर है? गुजरात में। तो आपको उसकी कैपेसिटी बतानी कितनी होगी। एनटीपीसी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाने जा रही है गुजरात रन ऑफ कच्छ में। तो आपको क्या बताना है? उसकी कैपेसिटी बतानी है। फोर सेवन फाइव जीरो सांग बोल कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। रिकॉर्डेड देखिएगा आप, रिकॉर्डिंग तो ये अवेलेबल रहेगा ही आपके पास, दुखी होने की बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, आप तो रेगुलर स्टूडेंट है। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज 4750 मेगावाट। ठीक है, कितना है? 4750, 4750 मेगावाट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16। Who has become the first Indian to be selected for judging the gymnastics competition of the Olympic Games? अभी जैसे ओलंपिक्स में कई कई अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ओलंपिक्स में एक कॉम्पिटिशन होता है जिम्नास्टिक्स का। किसका कंपटीशन होता है? जिम्नास्टिक्स का। तो पहले इंडियन कौन है जो इस कंपटीशन के जज बने? ये जिम्नास्टिक्स के कंपटीशन के कौन से इंडियन पर्सनालिटी हैं जो जज बने? सब लोग आंसर दीजिए। देखिए, आंसर देंगे या तो आपका सही होगा तो मोटिवेशन आएगा, गलत आएगा, गलत होगा तो गिल्ट आएगा, गिल्ट आपको याद रखने में मदद करेगा। गलत भी होता है तो गलत चीज के बाद जब आप सही आंसर पकड़ लेंगे ना तो वो ज्यादा याद होता है कंपेरेटिवली अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इतना आपको जल्दी याद नहीं होगा, बट अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर अटेम्प्ट करने पे अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो गलत होने के बाद जब आंसर पता चलता है तो चांसेस हाई होते हैं अब चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज दीपक काबरा। करेक्ट आंसर क्या है? दीपक काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which has become the first UT to vaccinate its entire population with the first dose against coronavirus? अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने वाली पहली कौन सी यूटी बन गई है? पुडुचेरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा यहाँ, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख या चंडीगढ़? करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, गिकर कह रहे हैं मैक्सिमम कॉन्फिडेंस में हमेशा गलत तुक्का चला जाता है, मैक्सिमम गलत तुक्का। कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया लग गया है कि अगर निगेटिव मार्किंग हो तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, अपना अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी के तुक्के जनरली सही हो जाते हैं, किसी के हमेशा गलत होते हैं। तो आपको इतना तो आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको अगर निगेटिव मार्किंग है एग्जाम में तो तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तो जितना आता उतना करिए, बाकी छोड़ दीजिए। लक्षद्वीप, ऑल्दो लक्षद्वीप इज डेवलप्ड, बट अभी भी पहला इस यूटी बन गया लद्दाख। पॉपुलेशन कम है ना, लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो पहला यूटी बन गया जिसने अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। ठीक है, अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने वाला पहला यूटी कौन बन गया है? लद्दाख बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द 10th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट। मतलब सबमरीन में एक एयरक्राफ्ट है, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन को उड़ाने वाला एक एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? P-81। तो अभी P-81 हमने कहां से खरीदा है? लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट, बोइंग या नॉर्थरॉप ग्रमन? बताइए P-81 कहां का प्रोडक्ट है? P-81 कहां का प्रोडक्ट है? देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर इससे मतलब ये करेंट अफेयर से अगर फायदा हो रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि और लोगों तक भी ये इनिशिएटिव पहुंच पाए। एलडीसी में वैसे एसआई की स्क्रीनिंग में तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लग रहा एलडीसी में निगेटिव होगा, बट फिर भी अपनी तरफ से प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। तैयारी आपको ऐसी करनी है कि ये एलडीसी का पेपर है, ठीक है, मतलब निगेटिव मार्किंग वाला पेपर आएगा, ऐसे तैयारी करके जानी है। तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं भी होती है तो आपको वहां ज्यादा बेटर फील होगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज बोइंग, ठीक है। P-81 कहां से लिया? बोइंग से लिया है। अच्छा, लॉकहीड मार्टिन कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? मतलब ये कंपनी, बोइंग तो मान लिया चलिए यूएसए की है, लॉकहीड मार्टिन किस कंट्री की कंपनी है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। P-81 बोइंग का है। मैं पूछ रहा हूं, मेरे को बताइए लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, मेरे को आप बताइए लॉकहीड मार्टिन कौन सी कंट्री का है? मतलब एक कंपनी है, ये एयरक्राफ्ट बनाती है, ये किस कंट्री की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन? मेंशन है, निगेटिव नहीं होगा तो फिर जेटी खत्म हो गई फिर। वही मुझे लग रहा है, स्क्रीनिंग में नहीं था, यूडीसी में भी नहीं था, तो चांसेस ना के बराबर ही है निगेटिव मार्किंग हो। फिर क्या, सब सदाबहार है, तुक्के जिंदाबाद। अब कोई अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल बोल के लगाता है, कोई अपना अलग तरीका लगाता है, तो सबका अपना अपना अलग तरीका है तुक्के लगाने का, आप अपना पकड़ लीजिए, ठीक है। अब कोई ये मत कहना कि सर तुक्का लगाने की भी एक क्लास रख दो। एस्टन मार्टिन का बड़ा भाई। देखिए, अगर जो भी आप कह रहे हैं ना निगेटिव नहीं होगा, तो आपने इस चीज को जहां से भी पढ़ा तो इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप ग्रुप पर शेयर कर दिएगा, ठीक है, या फिर मेरे साथ शेयर कर दिएगा। हाँ, अमन वांगसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वर्स्ट कंडीशन के लिए हमें प्रिपेयर होके जाना है, ताकि थोड़ी भी बेटर अच्छी कंडीशन हो तो वहां पर हम और बेटर परफॉर्म कर पाए। लॉकहीड मार्टिन कई सारे आंसर है, मैं बताता हूँ, यूएसए को बिलोंग करती है। डसॉल्ट, इससे तो हमने रफाल लिया था, ये फ्रांस की कंपनी है। बोइंग यूएसए की है। नॉर्थरॉप ग्रमन ग्रमन ये भी यूएसए की है, ठीक है। तो ये सब यूएसए की कंपनीज हैं। Question number 19. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the International Cooperation and Convention Center रुद्राक्ष। रुद्राक्ष किस सिटी में इनॉग्रेट किया मोदी जी ने? ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, बताइए रुद्राक्ष किस सिटी में इनॉग्रेट करा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने? जीरो देन कह रहे हैं वाराणसी, और लोग बताइए। हाँ बिल्कुल, मेरे को शेयर कर दिएगा, बाकी लोग में शेयर कर देंगे। बहुत थैंक यू बेकार। रुद्राक्ष कहां बन रहा है? हमने पढ़ा था कि मोदी जी वाराणसी गए थे, तीन चार ऑप्शन थे, कह रहा था क्या क्या काम किए वाराणसी में, तो हमने कहा मोदी जी हैं तो सब सारा क्रेडिट मोदी जी को जाएगा, चारों ऑप्शन मोदी जी को लगवाए थे, ठीक है। तो रुद्राक्ष कहां बनवाया है? करेक्ट आंसर इज वाराणसी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज वाराणसी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Who has been appointed as a leader of the House
इन राज्यसभा बाय बीजेपी। देखिए हर हाउस में एक लीडर होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। जैसे लोकसभा में लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह से राज्यसभा का लीडर कौन होगा, वो आपका रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी जो मेजोरिटी में होगी। तो लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा का भी किसको बनाया गया ये पूछ रहा है, लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा किसको बनाया गया। हाँ जी, सही आंसर दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जाते जाते आंसर सही देके जाइए। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को लीडर ऑफ द हाउस बनाया गया राज्यसभा में, ठीक है। हर हाउस में लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों में क्या होता है, एक लीडर ऑफ द हाउस होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो बेसिकली लोकसभा में तो लीडर ऑफ द हाउस कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, बट तब बनता है अगर वो लोकसभा में प्रेजेंट है। जैसे आपका मनमोहन सिंह थे, वो लोकसभा से बिलोंग नहीं करते थे, वो राज्यसभा से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम लोकसभा के लीडर मनमोहन सिंह नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो लोकसभा के पार्ट नहीं है, वो किसके पार्ट है, राज्यसभा के। तो वो कहाँ लीडर बनेंगे, राज्यसभा के लीडर बनेंगे, ठीक है। वरना बाय डिफॉल्ट लोकसभा का लीडर प्रधानमंत्री होता है। बहुत ही कम केसेस में राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स लोकसभा से ही बनते हैं। चलिए फिर, तो आज का ये हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन यही कंप्लीट होता है। देखिए बेसिकली कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी एक लंबे ड्यूरेशन तक। ऐसा नहीं आज 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन छुट्टी, 4 दिन पढ़ लिया, 5 दिन छुट्टी, ये नहीं। लगातार जब आप चीजों को करेंगे और मेन चीज है रिवीजन पे जब ज्यादा फोकस करेंगे तब आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिए, चीजें बढ़िया होती रहेंगी। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन, गुड नाइट।